नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमलेश्वर जी की कहानी नौकरी पेशा। गांव से उखड़े हुए लोगों को कस्बा पनाह देता है। यहाँ की जिंदगी गांव की आबादी को चुंबक की तरह खींचती है। इधर 30-40 वर्षों से कई महाजन परिवार यहाँ आ चुके हैं और उनकी देखा देखी और आते जा रहे हैं। इन लोगों में जल्दी से जल्दी शहरी बन जाने की होड़ लगी रहती है। शहरी शहरी यानी गांव के लाला से बाबू बन जाने की होड़। राधेलाल के बाबा को लोग लाला ही पुकारते रहे और बाप को भी यही संबोधन मिला, क्योंकि परचूनी की दुकान ही आमदनी का जरिया थी। पर राधेलाल ने 10वां भी पास किया था और बगुले के चोंच मारने की तरह तर्जनी से टाइप करना भी सीखा था। इसलिए बाबू का खिताब मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दुकान पर तो क्या बैठते, इन्होंने नौकरी को गले लगाया था। बाबू राधेलाल कहकर कोई पुकारता तो जैसे उनका रोम रोम पुलक उठता और उन्हें लगता कि जीवन की सार्थकता तो अब हाथ आई है। उस दिन इतवार था, पहली तारीख के बाद पहला इतवार, इसलिए घर गृहस्थी का थोड़ा काम भी सिर पर था। फिर भी बाबू राधेलाल काफी इत्मीनान से अगले हफ्ते के लिए अपने पुराने पंप जूतों को साफ कर रहे थे। पास खटिया पर कोट रखा था जिसे उनके आवारा लड़के ने मैट्रिक तक पहनकर छोड़ा था। उसकी आस्तीनों में कोहनियों की जगह छेद के अनुसार छोटे बड़े प्यादे लगे हुए थे। एक मर्तबा उलटवाने के कारण ऊपर वाली जेब बाईं से दाहिनी ओर आ गई थी, जिसमें फाउंटेन पेन नुमा मोटी पेंसिल हर वक्त लगी रहती और एक छोटी सी निहायत गंदी गांधी डायरी पड़ी रहती थी। आज उनके लिए एक काम मुख्य था, सफाई, क्योंकि वे जरा कायदा पसंद आदमी हैं और उनकी हफ्तेवार सफाई उसी कायदा पसंदगी की योजना का एक अंग है। सफाई 3 चीजों की होनी थी, जूते, कोट और साइकिल। अभी एक जूता साफ हो पाया था कि बाहर से आवाज आई। छोटी लड़की ने आकर खबर दी कि दफ्तर का चपरासी आया है। उनकी बाहों में थोड़ा सा बल पड़ा। बाहर पहुंचे तो चपरासी ने कहा, आपको साहब ने बुलाया है। मैं नहीं आ सकता इस वक्त। बाबू राधेलाल ने पता नहीं क्यों अपनी आदत के खिलाफ एकदम बिगड़ कर कहा। तो यही कह दो। चपरासी ने जैसे उनकी हैसियत और उनकी बात वजन तोलते हुए व्यंग किया। राधेलाल थोड़ा सा सकपकाए और अपनी आदत के मुताबिक नाक सिकोड़कर उन्होंने जरा सोचने की कोशिश की। चपरासी की तरफ देखा और अजीजी से बोले, अरे तुम काहे को नाराज होते हो? अब सोचो ना जरा, एक तो दिन ही मिलता है, उसमें भी है खिटखिट, ना ठीक से पूजा पाठ ना। अच्छा देखो, तुम जरा सा बर आ जाओ, कह देना कि घर पर नहीं मिले, कह आया हूं। चपरासी एक क्षण खामोश रहा तो बाबू राधेलाल सोच में पड़ गए। नाहा किस पर बिगड़ पड़े? भला इसका कौन सा कसूर था? यह तो खुद बेचारा हुक्म का ताबेदार है। साहब ने कहा बुला लाओ, यह चला आया। बिगड़ी बात और भी संभलने की गरज से बोले, तुम बस इतना कह देना, नहीं तो तुम भी दिन भर दफ्तर में अटके रह जाओगे। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साहब को इत्तला कर दूंगा कि बाबूजी नहीं मिले, घर में खबर कर दी। बस बस संभल जाएगा, इतनी सी बात। और कहते कहते वे चपरासी की साइकिल का हैंडल पकड़े पकड़े उसे सड़क तक छोड़ आए। घर में घुसते ही उन्होंने कोट की ऊपर वाली दाहिनी जेब से गांधी डायरी निकाली और खोलकर देखा। शायद साहब ने पहले ही हुक्म दिया हो और उनकी याद से उतर गया हो। रविवार 6 तारीख वाला पन्ना खोला। उस पर कार्यक्रम नोट था। 1 सफाई करना है, 2 मंदिर जाना है, 3 राशन लाना है, 4 संभव हो तो शाम को साहब के घर हो आना, तिवारी कन्या पाठशाला के मैनेजर साहब से मुलाकात कराना है, 5 आज जल्दी सो जाना है। उन्होंने जेब से मोटी पेंसिल निकालकर डायरी के उसी पन्ने पर नोट किया। सुबह साहब का बुलावा आया और उसे उसी दाहिनी जेब में रख दिया। पत्नी ने उन्हें इस ख्याल में डूबा और डायरी पर नोट करते देखा तो कुड़के भुनभुनाई, कुसमा के बिहा में तुम्हें सोचने के लिए अलग कोठरी का इंतजाम करा दूंगी। कौन आया था? चपरासी था, साहब ने बुलाया है। राधेलाल बोले, हाँ तो जाओ ना, साहब की गुलामी से फुर्सत मिले तो घर को देखना, तुम्हें खुद इसमें मजा आता है। जाके दफ्तर में बैठ गए, सब काम धंधे से भरी। लाडले ने तो इम्तिहान का बहाना बना रखा है, मेरी बलाय से लाओगे तो खाना पका दूंगी, नहीं तो। मैंने तो चपरासी से साफ कहला दिया कि नहीं आ सकता। कौन मुस्तकिल नौकरी है, छूटे छूट जाए, दूसरी देख लूंगा, राधेलाल ने कहा, पर जैसे उन्हें सचमुच महसूस हुआ।
कि इस वक्त चपरासी से इनकार कर देना था, यह भी कोई बात ही भला। आखिर कोई अपना घर कब देखे, एक तो दिन मिलता है और वे दूसरा जूता साफ करने लगे। सफाई के बाद उन्हें पैरों में डालकर कोट पतलून पहनते हुए पत्नी से बोले, जरा देखी आऊं। असल बात यह है कि साहब का मुझ पर जितना इत्मीनान है उतना बड़े बाबू पर नहीं है। मेरे टाइप से बहुत खुश है। कहते थे इतने जिले घूम आया हूं पर तुम जैसा होशियार टाइप बाबू नहीं मिला। बड़ा अपनापन मानते हैं, हमेशा घर के आदमी की तरह तुम कह के बात करते हैं। बहुत ऊंचा स्वाभिमान जैसे अंधा होता है ना, वैसे ही पति की प्रशंसा से किसी भी पत्नी का स्वाभिमान ऊंचा उठकर उसे एकदम अंधा कर देता है और तब औरत नीचे से नीचा काम कर सकती है, सब कुछ स्वीकार कर लेती है। कुछ ऐसा ही उस वक्त हुआ और राधे लाल सड़क पर साइकिल लाए। उसकी कील पर एक पैर रखकर लंगड़ी मुर्गी की तरह 10-12 कदम फुदके और चढ़कर दफ्तर की तरफ चले गए। शाम को वापस आए तो मुंह सूखा हुआ था। जिस चबूतरे का सहारा लेकर साइकिल से उतरते थे उसके ठीक कोने पर गोबर रखा था। सो पैर रखते रखते बिदक गए और गिरती दीवार की तरह साइकिल की सड़क पर पसरते पसरते जरा सा बच गए। पैजामे की मोहरी क्लिप से बंद थी, इसलिए और भी बचत हो गई। साइकिल भीतर रखी ही थी कि देखा लाला राम भरोसे बैठक में बैठे हैं। लाला राम भरोसे अपनी परचूनी की दुकान छोड़ छाड़कर बाबू बनने की नीयत से एक फौजदारी के मुख्तार साहब के मुंशी थे। तहसील के तख्तों पर बस्ता रखकर बैठते थे। मुख्तार साहब के मुवक्किलों का हिसाब किताब और मिसले वगैरह सब उन्हीं के पास रहती थी। वे दिल से गैर सरकारी नौकरी को बेहतर समझते थे, पर सरकारी नौकरी की बड़ाई इसलिए करते थे कि देखा देखी उनको यह यकीन हो गया था कि यहाँ शहर में जिसे बुरा समझो उसे अच्छा कहो। सो घुसते ही लाला बोले, कहो राधे, इतवार को भी दफ्तर गए थे? हमारा तो ख्याल है कि सरकारी नौकरी में हजार आराम है, इससे बढ़कर राजसी नौकरी दूसरी नहीं। पर तुम तो जिस दफ्तर में पहुंचे मानो सब कारोबार तुम्ही के ऊपर आ गया। काहे को जान दिए डाल रहे हो? कितने दिन की जगह मिली है? दद्दा, अगले हफ्ते तक एफजी है। स्टेनो बाबू अगले शुक्रवार को आ जाएंगे। बस फिर तो कहीं और काम ढूंढना है, बाबू राधेलाल ने जवाब दिया। तब काहे को चुपटे हो बुरी तरह? कौन तुम्हारी मुस्तकिली हो रही है जो दिन रात लगे हो? अरे अपने काम से काम रखो, छुट्टी के दिन छुट्टी, काम के दिन काम। दफ्तर ये भी बढ़िया है दद्दा, वो तो आज साहब का प्राइवेट काम था, थोड़ा सा नहीं तो बड़े आराम का दफ्तर है। अरे तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, आज तक कम से कम 20 जगह रह आए, किसी दफ्तर की बुराई तो ना सुनी हमने तुम्हारे मुंह से। और सचमुच बात ऐसी ही थी। बाबू राधेलाल क्लर्क, टाइप बाबू लाइब्रेरियन और न जाने क्या क्या थे, यानी कस्बे का कोई महकमा ऐसा ना था जिसमें उन्होंने कुछ दिन ना गुजारे। चुंगी से लेकर जजी कलेक्टरी तक गए थे और स्वामी जी के भंडारे का हिसाब किताब रखने से लेकर शहर के पुस्तकालय के लाइब्रेरियन तक रह चुके थे। सरकारी गैर सरकारी सभी महकमों के लिए राधेलाल स्टैंडिंग कार्यकर्ता थे। जब जिस महकमे को उनकी जरूरत पड़ती बुलवा लेता, खाली होते तो चले जाते, नहीं तो इंतजाम करा देते। पहुंच भी इनकी इतनी थी कि नौकरी चाहने वाले ताजे नौजवानों के सामने उन्हें ही लिया जाता। और बात भी ठीक है, क्योंकि किसी दफ्तर में लीव वैकेंसी हुई तो नया आदमी रखकर कोई क्या करे। और फिर बाबू राधेलाल की 21 बरस की साख भी थी। शहर भर के ऐसे ठिकाने जहां जहां नौकरी मिल सकती थी सबकी खबरें उनके पास रहती थी कि कौन सा बाबू कब और कितने दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं, कौन छुट्टी बढ़ाएगा या कौन आने पर फिर कौन छुट्टी जा रहा है। कोई नई जगह होती तो वे अपने को उसके काबिल ना पाते, क्योंकि उसमें शुरू से सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना पड़ता, डॉक्टरी जरूरी होती और उनके मुताबिक लाखों झंझट होते जो उनके बस के नहीं। इसलिए हर दफ्तर को वे प्यारे थे और उन्हें हर दफ्तर प्यारा था। किसी महकमे की बुराई आज तक उनके मुंह से नहीं सुनाई पड़ी। पता नहीं किस महकमे की उन्हें जरूरत पड़ जाए, कोई हफ्ते भर की छुट्टी जाए और 4 महीने की जाए तो बाबू राधेलाल यकसा जोश खरोश से नौकरी को सिर ओढ़ लेते थे। कोई चपरासी नाराज हो जाए तो रात की नींद हराम हो जाती थी। कोई साथ वाला जोर से बात कह दे तो दिल बैठने लगता। खुद बहुत धीमे बोलते थे, कायदा पसंद और सलीकेमंद आदमी थे और अपने को नौकरी पेशा कहने में गर्व का अनुभव करते थे। कोई पूछे कि कहिए क्या काम करते हैं, तो बजाय यह कहने की कि जजी में नकल नवीस हैं या तहसील में पंचायत क्लर्क, वे बड़े विनय से कहते जी नौकरी पेशा आदमी हूँ। और उन दिनों जिस दफ्तर में काम करते होते
उसके आराम, वहां के बाबू लोग, अफसर और जनता के जीवन में उस महकमे की अहमियत पर पूरी ईमानदारी से एक बड़ा बयान दे डालते। उनकी इस आदत के कारण लोग उन्हें एक व्यर्थ सम्मान की दृष्टि से देखते थे, ना अच्छा कहते ना बुरा। लाला राम भरोसे ने दफ्तर की बात छेड़ दी तो फौरन यह भी ख्याल आया कि अभी बाबू राधेलाल अपने दफ्तर के अनुभवों का पचड़ा ले बैठेंगे। उन्होंने फौरन बात का रुख पलटते हुए कहा, भाई मैं तो इसलिए आया था कि कल रात को नाती के जन्म की खुशी में भोज है, बिरादरी में बुलाया है। तुम थोड़ा वक्त निकालो तो मेरी मुश्किल हल हो जाए। हाँ पहला नाती है, मजाक है क्या? दिल खोल के भोज दो दद्दा। रही मेरी सो, जो काम सौंप देंगे अपनी कोशिश भर ठीक ही कर दूंगा, बाबू राधेलाल ने जवाब दिया। तो तुम कल 4 बजे शाम से आ जाओ बस। बहुत ठीक, साहब से कह के 1 घंटा पेशतर आ जाऊंगा। राम राम हुई और लाला राम भरोसे निश्चिंत होकर उठ गए। राधेलाल ने बैठक के किवाड़ लगाए, जेब से गांधी डायरी निकाली और उस पर नोट किया, कल शाम 4 बजे दद्दा के घर पर भोज का इंतजाम करने जाना है। 1 घंटा पेशतर छुट्टी के लिए बड़े बाबू से सुबह कहना है। गांधी डायरी जेब में डाली और भीतर पहुंचे तो पत्नी के कुछ कहने से पहले उन्होंने जेब से कच्चे नींबू निकालकर घरौची पर रखते हुए कहा, ये दफ्तर की बगिया के हैं। माली कहने लगा, बाबू इतना रस है इनमें अभी की, पकने पर तो 2 मौसमियों को मात करेंगे। यह तो 4-5 दे रहा था, हमने कहा 2 ही काफी है। पर वास्तविक बात यह थी कि चलते चलते वे माली की नजर बचाकर फुर्ती से 2 ही तोड़ पाए। अगर आस्तीन कांटों में ना फंस गई होती तो शायद 1-2 और मार लेते। पत्नी को जरा ठीक दिखा तो दूसरी जेब से रिब्बन की गिरियां निकालते हुए बोले, ये लो, तुम्हारा डोरा लपेटने के काम आ जाएंगी। पत्नी ने देखा तो हूं करती हुई बोली, इनमें डोरा लपेटा जाएगा? ये किस काम की? कुसुमा कब से एक पेंसिल के लिए कह रही है। पेंसिल रोज रोज थोड़े ही धरी रहती है, मिल जाएगी पेंसिल भी। लाने को चाहे तो ले आऊं, कोई चू नहीं करेगा, पर ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना। दफ्तर की रुस्मा भर चीज मेरे पास से इधर उधर नहीं होती। डाक खाने वाले अभी तक याद करते हैं, 23 दिन उनके यहाँ नौकरी कराया, 1 पाई का फर्क नहीं पड़ा। पोस्ट मास्टर साहब अभी तक याद करते हैं। अपना काम चौकस चाहिए, चौकसी के लिए अक्ल, आंख और वक्त की जरूरत है। आज चलते वक्त साहब कहने लगे, तुम्हारा बड़ा सहारा है राधेलाल बाबू, तुम्हारी हिम्मत थी कि इतना बड़ा काम निकल गया, इसलिए तुम्हें तकलीफ दी। यह छोटी बात है भला, जो काम हो साहब के हाथ पकड़ के करा लूं। इतना सुनकर पत्नी तृप्त थी, उसकी आंखों में पुरुषार्थी पति के लिए प्रशंसा थी और राधेलाल निश्चिंत हो गए थे। दूसरे रोज गांधी डायरी के मुताबिक बाबू राधेलाल 4 बजे से कुछ पहले ही पीछे कैरियर में दफ्तर की 2 पतली फाइलें इस तरह डोरी से बांधे हुए पहुंच गए जैसे कोई जिंदा मुर्गा बांध कर लाए हों कि कहीं पीछे से उड़ ना जाए। बात असल में यह थी कि वे सुरक्षा के भी बेहद कायल है। पीछे कैरियर पर कोई चीज खूब अच्छी तरह कसकर बांध लेने के बाद वे निश्चिंत हो जाते हैं कि अब गिरेगी नहीं। कैरियर भले टूटकर गिर जाए, बात दूसरी है। पहुंचते ही लाला राम भरोसे से मिले तो पहले उन्होंने फाइल निकालकर उन्हें बक्से में रख आने की ताकीद दी, कपड़े में लपेटकर कि कोई पुर्जा इधर से उधर ना हो जाए। भोज की तैयारी हो रही थी। राधेलाल को पूड़ियां निकालने का काम सौंपा गया। भट्टी सुलग रही थी और कढ़ा चढ़ा था। हलवाई घी के इंतजार में बैठा था। राधेलाल एक स्टूल पर जाके जम गए। घी के कनस्तर आए तो देखते ही राधेलाल की भौहें सिकड़ी घासलेट की और उन्हें लगा कि कुछ अनर्थ हो रहा है। लाला राम भरोसे पर क्रोध आया कि बिरादरी में यह नया चलन कैसे चलेगा। आज तक भोज में असली घी के सिवाय किसी गरीब बिरादरी वाले ने यह घासलेट घी नहीं इस्तेमाल किया। यह तो बिरादरी का चलन है। लोग सालों पहले से घी जोड़ते हैं, पर होता सब असली घी में है। अगर कहीं पंगत में पता चल गया कि राधेलाल ने बैठकर अपने सामने यह सब कुछ होने दिया तो हंगामा हो जाएगा और फिर गांव से भी रिश्तेदारी के 10-20 जने आएंगे। तब कैसी थुक्का फजीहत होगी गांव में और सब उन्हीं पर आ जाएगा कि राधेलाल कैसे बैठकर यह सब करवाते रहे। बात असल में यह थी कि शहर के ये सारे ही महाजन परिवार गांव से उखड़े हुए लोग के थे। कोई 3 पीढ़ी से यहाँ था तो कोई 2 पुश्ते से, कोई अभी अभी आया था। शहर आने वाले घरानों में सबसे पहला घर राधेलाल के बाबा का था, जो लाला ही पुकारे जाते थे। इन लाला राम भरोसे की पिछली पीढ़ी ही शहर आई थी। राधेलाल और राम भरोसे में भीतर ही भीतर असली शहरी होने की थोड़ी बहुत
प्रतियोगिता भी चलती रहती थी। वैसे सारे महाजन परिवारों में शहरी होने की होड़ लगी रहती है, इसलिए ढोलक मजीरे के साथ साथ उन्होंने 2 घंटे के लिए बैटरी का लाउडस्पीकर भी लगवाया था। गांव के संस्कारों में अभी बंधे शहर जिंदगी की होड़ में ये सारे परिवार भीतर से टूट चुके थे। लेकिन तीज त्योहार, भोज, श्राद्ध और गमी खुशी के सारे आयोजन अभी उसी गवई, दरियादिली, इफारत और खुले मन से होते थे। शहरी चुस्ती और काइयापन धीरे धीरे सब घर कर रहा था, पर बिरादरी के मामले में वही गवई ठाट जरूरी समझा जाता, भाई नाक ऊंची रखी जाती। बाबू राधेलाल ने लाला राम भरोसे को बुलाकर पुड़ियों पर बैठने से इनकार कर दिया। लाला राम भरोसे ने बहुत समझाया, अब गांव की बात और मर्जाद जाने दो राधे। हर घर दूसरे घर के कामकाज में असली श्रद्धा से घी अन्न पूजाता है, तो चला जाता था। अब यहाँ किसने मेरे परिवार के लिए सिर रोपा है? सब तो अकेले जोड़ा बटोरा है। पर राधेलाल की समझ में न आया। बोले तो किसी और को बैठा दो पुड़ियों पर, मैं जिमाने का काम कर दूंगा। और रही कहने की बात, सो मेरे मुंह से किसी बिरादरी वाले के सामने ये बात नहीं पहुंचेगी कि भोज घासलेट में हुआ है। बस बात में अड़ंगा पड़ जाने के कारण लाला राम भरोसे ने मुख्तार साहब के मेहनताने वाले जमा हिसाब से रुपए निकाले और फौरन देसी घी दुकान से मंगाया गया और भोज हुआ। पर बाबू राधेलाल के मन में चोर घुस गया कि लाला बुरा मान गए और किसी आड़े वक्त इज्जत उतारने से बाज ना आएंगे। पर जो हो गया सो हो गया, अब उससे निस्तार ही कहाँ था। थोड़े दिन गुजरे, बाबू राधेलाल की एवजी वाली नौकरी छूट गई और तब कहीं काम का जुगाड़ नहीं बैठ रहा था। सुबह से मुलाकातें करने निकल जाते, पर इधर 3 महीने से बेकारी ऐसी अड़ गई थी कि कुछ समझ में ना आता था। एक रोज घूमते घामते तहसील जा पहुंचे, लेखपालों से मिले और रजिस्टर भरने का कुछ थोड़ा काम ठेके पर ले आए। आबादी के नक्शे तैयार हो रहे थे। लेखपालों को 5-5 नक्शे तैयार करके देने थे। काम बहुत था, कुछ सिलसिला चल निकला। उस दिन रजिस्टर दबाकर तहसील से बाहर आए तो स्टॉम वाले मुंशी से दुआ सलाम हुई। पता चला कि लाला राम भरोसे को फालिज मार गया है। उनका तख्त सुना पड़ा था। पता नहीं क्यों राधेलाल को इस खबर से कोई कष्ट नहीं हुआ, पर दिखाने को बोल ही पड़े। मुझे टोकते थे कि काहे जान दिए देते हो और खुद पड़ गए। अरे 3 दिन पहले तक तो काम पर आए थे, एकाएक सब हुआ। उसी दिन या एक दिन पहले तुम्हारी बात आ गई तो लाला कह रहे थे कि राधेलाल में बड़ा दम है। उन्हीं से पता चला कि आजकल तुम बेकार हो। तुम लाला भरोसे की जगह तब तक एवजी कर लो, ठीक हो जाए तब तुम छोड़ देना। मुख्तार साहब का भी काम का हर्ज ना हो। बात राधेलाल को जची, पर वे जानते थे कि लाला राम भरोसे को सपने में भी पता चल गया कि वे एवजी के लिए तैयार हैं तो किसी दूसरे आदमी को सिफारिश से यहाँ पहुंचा देंगे। वह भला राधेलाल के लिए कुछ होने देंगे? घर आए 3-4 रोज हुए, पर बार बार वही बात मन में घुमड़ती कि यह मोरेरी मिल सकती तो थोड़ा संकट कटता। और लाला राम भरोसे का ध्यान आते ही सारे ख्याल दम तोड़ देते। शायद उसने किसी दूसरे की सिफारिश कर भी दी हो। उस वक्त शाम होने को थी। बाबू राधेलाल खामोशी से आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठे ध्यान से अपनी गांधी डायरी देख रहे थे कि दरवाजे से आवाज आई, अरे गमी का बुला हुआ है, लाला राम भरोसे सुर्ग सिधारे हैं। नाई बिरादरी में खबर कर रहा था। राधेलाल दौड़कर बाहर आए। जरूरी पूछताछ की तो पता चला कि अर्थी घंटे भर में उठ जाएगी। भीतर आए, 5-7 मिनट सोचते रहे। पत्नी से धोती ली और चल दिए। पर कुछ सोचते हुए देहरी से वापस लौट आए। धोती सिर के नीचे धरे चित लेटे रहे। फिर उठे और पत्नी से बोले कि अभी धोती रहने दो, एक जगह जरा जरूरी काम है, आए तब गमी में जाएंगे। पर फिर सोच कर उन्होंने धोती बगल में दबाई और चल दिए। चलते चलते सोचने में मशगूल थे। आखिर उन्होंने धोती एक जान पहचान वाले की दुकान पर रख दी और 10 मिनट बाद वे मुख्तार साहब के मकान के हाथे में उनकी आराम कुर्सी के सामने विनय खड़े थे। और मुख्तार साहब कह रहे थे, आप राधेलाल हैं? अच्छा अच्छा, राम भरोसे ने आपको एवजी पर रख लेने के कहलवाया था। बेचारे बड़े नेक थे तो वो मुंशी, पर घर के बड़े बूढ़ों की तरह थे। परसों देखने गया, तभी भी उन्हें काम की ही फिक्र थी। आपकी तो कुछ रिश्तेदारी थी उनसे। उस रोज भी आपका नाम लिया था। तो ठीक है, आप मातवर आदमी हैं, कल से आ जाइए। और बाबू राधेलाल पसीने से नहा गया। हद बुद्धि, आंखें एकदम खुश्क थी, जैसे पथरा गई हों। भारी कदमों से मुख्तार साहब का अहाता पार करके शमशान की तरफ जा रहे थे। 21 बरस की नौकरी पेशा जिंदगी में उन्हें आज पहली बार अपने छूटे हुए गांव की याद आई। एक कसक भरी याद।